और सोचिए, दो लोग हावड़ा से मुंबई जाने वाली एक ट्रेन में बैठे हैं। सफर काफी लंबा है। बिल्कुल। और बस टाइम पास करने के लिए दोनों एक आने वाले क्रिकेट मैच पर 1 लाख रुपए का दाव लगाते हैं, यानी बेट लगाते हैं। ओके। अब जब तक वो ट्रेन वेस्ट बंगाल, झारखंड या छत्तीसगढ़ से गुजर रही है, लॉ कहता है कि ये दाव सिर्फ वॉइड है, मतलब अमान्य है। राइट। मतलब अगर कोई हारने के बाद पैसे ना दे तो कोर्ट मदद नहीं करे। हाँ, कोर्ट मदद नहीं करेगा। हाँ। पर कोई पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट भी नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन महाराष्ट्र के बॉर्डर में एंटर करती है, अचानक से वो कॉन्ट्रैक्ट, वो दाव पूरी तरह से नल, वॉइड और यहाँ तक कि एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाता है। वाओ, मतलब एक ही दाव और पनिशेबल ऑफेंस। वही तो, एक ही देश, एक ही दाव, एक ही ट्रेन का डिब्बा। लेकिन ज्योग्राफी और भूगोल अचानक से एक आम इंसान को अपराधी बना देता है। ये तो काफी अजीब लॉजिक है ना? तो क्या है, ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स को किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी तय करनी चाहिए? जनरली तो हम लॉ से एक यूनिफॉर्मिटी की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। पर सट्टेबाजी या वेजरिंग के मामले में हमारा इंडियन लीगल सिस्टम किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। तो चलिए, हमारे सोर्सेस के थ्रू इस डीप डाइव में हम वेजरिंग एग्रीमेंट्स के इस लीगल सफर को अनपैक करते हैं। और हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं वो 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर बिल्कुल नए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 तक का डीप एनालिसिस करते हैं, जिसे हम प्रोगा कहेंगे। हाँ, प्रोगा 2025। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एंशिएंट इंडिया में एक्सेप्ट की जाने वाली एक परंपरा विक्टोरियन मोरालिटी के अंडर आकर वॉइड घोषित हुई। राइट। और कैसे 2025 आते आते डिजिटल स्पेस में ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट बन गई। तो अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में पीछे जाएं तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि सट्टेबाजी या चांस पर रिस्क लेना इंडियन कल्चर के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। आप महाभारत जैसे एपिक टेक्स्ट में ही देख लीजिए, वहाँ डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए या किंगडम्स को स्टेक पे लगाने के लिए बोर्ड गेम्स का इस्तेमाल होता था। मैंने पढ़ा है कि उस जमाने में आज के जैसे नॉर्मल पासे या डाइस नहीं होते थे। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि उस वक्त विभक्ति ट्री के नट्स का उपयोग किया जाता था। ओह, विभक्ति ट्री। ओके। हाँ, तो उस वक्त की सोसाइटी गेम्स ऑफ चांस और गेम्स ऑफ स्किल दोनों को पहचानती थी। उनकी मोरालिटी पर बहस जरूर होती थी, पर वो टोटली इलीगल नहीं थे। तो फिर ये लीगल शिफ्ट आखिर आया कब? ये शिफ्ट आया ब्रिटिश राज के दौरान। शुरुआती दौर में इंग्लिश कॉमन लॉ के अंडर दाव लगाने को अपने आप में इलीगल नहीं माना जाता था। मतलब कोई भी दाव लगा सकता था? हाँ, जब तक वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो या किसी थर्ड पार्टी की लाइफ को डिस्टर्ब ना करे, तब तक कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन फिर विक्टोरियन एरा आ गया। एग्जैक्टली, विक्टोरियन एरा। इस दौर में मोरालिटी और स्ट्रिक्ट एथिक्स का बहुत बोलबाला था। गैम्बलिंग को अचानक से एक तरह से समाज के लिए विनाशकारी माना जाने लगा। हाँ, मतलब उसे एक लेजीनेस और मॉरल डिके का सिंबल मान लिया गया। राइट। और इसी सोच ने 1848 के एक्ट फॉर अवॉइडिंग वेजर्स को जन्म दिया। और यही थॉट प्रोसेस ट्रैवल करके इंडिया भी आई, जिसने बाद में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 30 का रूप लिया। तो ये सेक्शन 30 ही वो फाउंडेशन है जिस पर हमारी आज की पूरी लीगल डिबेट टिकी हुई है। बिल्कुल। लेकिन इसका मैकेनिक्स काम कैसे करता है? मतलब सेक्शन 30 बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहता है कि अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। जी, यानी लीगल टर्म्स में कहें तो ये वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरुआत से ही शून्य। हाँ, तो अगर दो लोग दाव लगाते हैं और हारने वाला पैसे देने से मुकर जाए, तो जीतने वाला रिकवरी के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता। बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि सेक्शन 30 एक स्ट्रिक्ट रेफरी की तरह है। वो कैसे? मतलब ये रेफरी मैच को शुरू होने से फिजिकली रोक तो नहीं रहा है, लेकिन अगर मैच के बाद खिलाड़ी आपस में भिड़ जाएं या प्राइज मनी पर झगड़ा करें, तो वो रेफरी बीच बचाव करने या इनाम दिलाने से साफ इनकार कर देता है। हाँ, वो सीधे सीटी बजाकर वहां से चला जाता है, कहता है मैं इस मैच में नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। और लॉ की लैंग्वेज में वेजर्स को रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम माना जाता है। इसका मतलब है कि ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिन्हें ट्रेड और कॉमर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ये लीगल कॉमर्स के दायरे से बिल्कुल बाहर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फिलोसफिकल कॉन्ट्राडिक्शन भी तो आता है। क्या? और सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट्स खुद लॉटरी चलाती हैं और हर साल इन लॉटरी से हजारों करोड़ का रेवेन्यू आता है। हाँ, ये तो है। तो अगर राज्य खुद
चांस के बेसिस पर पैसे कमा रहा है, तो सिटीजन्स के बीच के दाव को अमान्य क्यों माना जाता है? ये बहुत वैलिड पॉइंट है और कोर्ट्स ने इस हिपोक्रेसी को एड्रेस भी किया है। कोर्ट्स का कहना है कि स्टेट लॉटरीज स्ट्रिक्टली रेवेन्यू जनरेशन के लिए लीगली परमिटेड है, लेकिन उनका कोर नेचर अभी भी गैम्बलिंग ही है। ओके, मतलब उन्हें लेजिटिमेट ट्रेड का स्टेटस नहीं मिलता। एग्जैक्टली अगर कभी स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी विनर को पैसे देने से इनकार कर देना, तो वो विनर कोर्ट में आके अपने राइट्स इन्फोर्स नहीं करा सकता। ओह, सच में? हाँ, क्योंकि फाउंडेशन में वो ट्रांजैक्शन एक वेजर ही है। स्टेट ने उसे अलाउ किया है पर लेजिटिमेट बिजनेस नहीं बनाया। वाह, ये सब सुनकर तो एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, आखिर लॉ की नज़र में एक वेजर होता क्या है? और सरप्राइजिंगली सेक्शन 30 खुद वेजर वर्ड को डिफाइन ही नहीं करता। वे डिफाइन ही नहीं करता, तो फिर पता कैसे चलता है? इसके लिए इंडियन कोर्ट्स ने हिस्ट्री के एक बहुत ही फेमस और थोड़े अजीब इंग्लिश केस का सहारा लिया, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। अच्छा, ये केस क्या था? ये बात है 1890s की, जब इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू का डर फैला हुआ था। एक कंपनी थी जिसने क्लेम किया कि उनका प्रोडक्ट, जो एक रबर बॉल थी जिसमें कार्बोलिक एसिड भरा था, उसे यूज करने के बाद किसी को फ्लू नहीं होगा। अच्छा। और उन्होंने अखबार में ऐड निकाला कि अगर प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी फ्लू हो गया तो वो उस इंसान को 100 पाउंड्स देंगे। और अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए उन्होंने बैंक में पैसे जमा भी कर दिए। फिर क्या हुआ? किसी को फ्लू हुआ? हाँ, एक औरत थी मिसेस कार्लिल, उन्होंने वो यूज किया, उन्हें फ्लू हो गया और उन्होंने अपने 100 पाउंड्स मांगे। कंपनी ने दे दिए? बिल्कुल नहीं। कंपनी ने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट दिया कि ये तो एक वेजर था, एक दाव था कि फ्लू होगा या नहीं, और क्योंकि वेजर्स वॉइड होते हैं उन्हें पैसे नहीं देने चाहिए। क्लेवर लॉयर्स। तो जज ने क्या कहा? जज ने कहा नहीं, ये वेजर नहीं है, और यहीं पर कोर्ट ने वेजर को टेक्निकली डिफाइन किया। ओके, तो क्या कंडीशंस बताई कोर्ट ने? मेनली 3 कंडीशंस। पहली, एक अनिश्चित घटना यानी अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए। दूसरी, दोनों पार्टियों के पास जीतने और हारने का बराबर चांस होना चाहिए, म्यूचुअल चांस ऑफ गेन एंड लॉस। एग्जैक्टली। और तीसरी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का ना होना, मतलब दांव की रकम के अलावा आपको उस घटना से कोई और मतलब नहीं होना चाहिए। मिसेस कार्लिल के केस में वो फ्लू पर पैसे नहीं लगा रही थी, वो बस अपना इलाज चाहती थी। तो इसलिए वो वेजर नहीं था। राइट। इसे और डीपली समझने के लिए हम एक इंडियन केस भी देख सकते हैं, बाबा साहेब वर्सेस राजा राम। बाबा साहेब वर्सेस राजा राम, इसमें क्या हुआ था? अगर कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है जहां पब्लिक गेट मनी या टिकट खरीद कर आती है और उसी पैसे से विनर को प्राइज दिया जाता है, तो क्या वो वेजर है? मुझे तो नहीं लगता। कोर्ट ने भी यही कहा, नहीं है, क्योंकि जो प्लेयर्स जीत रहे हैं उनका अपना पैसा डायरेक्टली रिस्क पर नहीं है। मतलब अगर कोई सिर्फ जीत सकता है लेकिन हारने पर उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो वो लॉ के हिसाब से वेजर नहीं है। बिल्कुल सही। अब वापस आते हैं उस कहानी पर जिससे मैंने शुरुआत की थी, वो ट्रेन का सफर और ज्योग्राफी का जो पैराडॉक्स था। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे लीगल हिस्ट्री में द बॉम्बे एक्सेप्शन कहा जाता है। और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक एक ऐसी ऐतिहासिक घटना में छुपा है जिसका इंडिया से डायरेक्ट कोई लेना देना ही नहीं था, अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर, उसका बॉम्बे के लॉ से क्या कनेक्शन? कनेक्शन था कॉटन। 1860s में अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, तो ब्रिटेन की कॉटन मिल्स को वहां से सप्लाई बंद हो गई। अच्छा, तो वो इंडिया की तरफ मुड़े। हाँ, ब्रिटिश एम्पायर ने बॉम्बे की तरफ देखा। रातों रात बॉम्बे कॉटन एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बन गया और वहां मैसिव इकोनॉमिक बूम आ गया। और जहां पैसा आता है वहां स्पेकुलेशन तो होता ही है। एग्जैक्टली। बॉम्बे के मार्केट्स में फ्यूचर कॉटन प्राइसेस पर अंधाधुंध दाव लगने लगे। ये इतना एक्सट्रीम हो गया कि लेजिटिमेट इकोनॉमी खतरे में पड़ गई। तो इसे रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ पास किया होगा? जी, उन्होंने द बॉम्बे एक्ट 3 ऑफ 1865 पास किया। अब नॉर्मल इंडियन लॉ यानी सेक्शन 30 में क्या होता है? दांव सिर्फ वॉइड होता है। राइट, पर उस वेजर से जुड़े हुए जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे ब्रोकर की फीस, वो वैलिड होते हैं। मतलब अगर कोई कलकत्ता में ब्रोकर के थ्रू दांव लगाता है तो दांव तो वॉइड है, लेकिन ब्रोकर अपनी फीस के लिए कोर्ट जा सकता है। बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट ने घेरूलाल पारख केस में भी क्लियर किया था। दांव वॉइड है पर इल्लीगल नहीं, तो ब्रोकर फीस मांग सकता है। लेकिन बॉम्बे एक्ट 1865 ने इसे बदल दिया। हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में आज भी न सिर्फ वो दाव, बल्कि उस दाव को लगाने में मदद करने वाले ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट भी नल एंड वॉइड माना जाता है। ये तो बड़ा अजीब है।
मतलब एक ब्रोकर अगर कोलकाता में दांव लगाने में मदद करे तो वो अपनी फीस के लिए कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर वही ब्रोकर मुंबई की लोकल ट्रेन पार करके यही काम करे तो कानून उसके लिए दरवाजे बंद कर देता है। एग्जैक्टली क्या ज्योग्राफी को कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी तय करनी चाहिए? देखा जाए तो ये एक हिस्टोरिकल हैंगओवर है जो आज 150 साल बाद भी इंडिया के एक हिस्से की लीगैलिटी को कंट्रोल कर रहा है। चलिए इस फाइन लाइन को थोड़ा और समझते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इंश्योरेंस के बारे में क्या? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंश्योरेंस में भी तो लोग किसी फ्यूचर अनिश्चित घटना जैसे एक्सीडेंट या आग लगने पर पैसा लगा रहे हैं। तो क्या दुनिया की सारी इंश्योरेंस कंपनी सट्टेबाज हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ लॉ इंश्योरेबल इंटरेस्ट का लॉजिक समझाता है। वो कैसे काम करता है? जब आप अपनी खुद की गाड़ी या घर का इंश्योरेंस करवाते हैं तो आग लगने पर आपको जेन्युइनली एक भारी नुकसान होगा। इंश्योरेंस का काम उस नुकसान की भरपाई करना है, आपको अमीर बनाना नहीं। लेकिन सोचिए अगर मैं किसी बिल्कुल अनजान आदमी के घर का फायर इंश्योरेंस करवा लूं। हाँ, अगर उस घर में आग लगती है तो आपका तो कोई पर्सनल नुकसान नहीं हुआ, उल्टा आपको इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिट मिलेगा। तो लॉ इसे दाव मानेगा? बिल्कुल, ये इंश्योरेंस नहीं, ये क्लियरली एक दाव है और ये वॉइड होगा। मतलब वेजर में रिस्क आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है पैसा कमाने के लिए, जबकि इंश्योरेंस पहले से मौजूद रिस्क को प्रोटेक्ट करता है। एकदम सही। और यही सेम लॉजिक शेयर मार्केट की स्पेक्यूलेशन पर भी अप्लाई होता है। शेयर मार्केट में? वहां कैसे? देखिए, शेयर मार्केट को इकोनॉमी का इंजन माना जाता है, लेकिन वहां भी अनिश्चितता और रिस्क है। तो स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिकेट बेटिंग में डिफरेंस क्या है? हाँ, इंटेंशन का डिफरेंस है क्या? एग्जैक्टली। यूनिवर्सल स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस ट्रैक्शन केस में कोर्ट ने बताया कि इंटेंशन ही सब कुछ तय करता है। अगर शेयर्स खरीदते वक्त बायर का इंटेंशन एक्चुअल में डिलीवरी लेने का है तो वो वैलिड है। लेकिन अगर वो सिर्फ प्राइसेस के डिफरेंस का लेन देन कर रहे हैं, जिसे सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस कहते हैं। अगर दोनों को पता है कि शेयर कभी एक्सचेंज नहीं होंगे, सिर्फ कैश सेटलमेंट होगा, तो लॉ उसे वेजर मानकर वॉइड घोषित कर देता है। लेकिन सच में देखा जाए तो शेयर मार्केट के इस सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस और क्रिकेट मैच पर दाव लगाने में असलियत में कितना फर्क है? एक को इकोनॉमी का इंजन माना जाता है और दूसरे को सामाजिक बुराई, जबकि दोनों में रिस्क बराबर है। ये डिबेट हमेशा से रही है। इसीलिए लीगल फ्रेमवर्क ने एक डोमिनेंट एलिमेंट टेस्ट डेवलप किया, जिसे हम स्किल वर्सेस चांस का सिद्धांत कहते हैं। मतलब अगर रिजल्ट मेनली किस्मत पर डिपेंड है तो वो सट्टेबाजी है। हाँ, और अगर प्लेयर की ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी पे डिपेंड है तो वो गेम ऑफ स्किल है और लीगली प्रोटेक्टेड है, जैसे चेस या रम्मी। घुड़दौड़ यानी हॉर्स रेसिंग का क्या? उसे भी तो स्किल का गेम माना गया था ना? बिल्कुल। डॉक्टर KR लक्ष्मणन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि किसी घोड़े पर बेट करना सिर्फ किस्मत नहीं है। आपको घोड़े की नस्ल, जॉकी की स्किल, ट्रैक कंडीशन, सबका एनालिसिस करना पड़ता है। हाँ, तो 500 रुपए या उससे अधिक के इनाम को सेक्शन 30 के अपवाद में रख दिया गया। राइट। सब कुछ बहुत लॉजिकली चल रहा था। लीगल सिस्टम बहुत क्लियर था कि क्या स्किल है और क्या चांस। और फिर आता है साल 2025। हाँ, 2025 का डिजिटल ओवरहॉल। प्रोगा 25 ने आकर तो दशकों पुरानी इस स्किल वर्सेस चांस की डिबेट को रातों रात खत्म ही कर दिया। बिल्कुल। अगस्त 2025 में जब ये एक्ट पास हुआ तो इसने नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन यानी NOGC की स्थापना की और गेमिंग को नए सिरे से क्लासिफाई कर दिया। हाँ, 3 हिस्सों में। ई स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट बढ़ावा देगी, ऑनलाइन सोशल गेम्स जैसे वर्डल जहां पैसा नहीं लगता उन्हें सिर्फ रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन जो ऑनलाइन मनी गेम्स हैं उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, ब्लैंकेट बैन। मतलब जहां भी असली पैसा दांव पर लगा हो, चाहे उसमें कितना भी स्किल क्यों ना हो। एग्जैक्टली। अगर कोई गेम 99% स्किल का भी है पर उसमें 10 रुपए लगे हैं तो वो इलीगल है। प्रोगा 2025 ने तो इस इंडस्ट्री को 3 तरफ से घेरा है ना। एक तरह से किलेबंदी कर दी। हाँ, जिसे 3-fold प्रोहिबिशन कहते हैं। सबसे पहले सेक्शन 5 जिसने प्लेटफॉर्म्स को कोई भी गेम ऑफर करने से रोक दिया। राइट। फिर सेक्शन 6 जिसने एडवर्टाइजमेंट्स और इन्फ्लुएंसर्स पर रोक लगा दी, मतलब इंडस्ट्री की आवाज ही छीन ली। और सेक्शन 7 तो सबसे खतरनाक था। हाँ, बैंक ब्लॉकेड्स। बैंकों पर रोक लगाकर उसकी नसों से खून मतलब पैसा निकाल दिया। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या पैसा लगते ही किसी स्किल के खेल का स्किल अचानक गायब हो जाता है? ये इंडस्ट्री का भी सबसे बड़ा सवाल है। पर अब बात सिर्फ वॉइड होने की नहीं है। प्रोगा के अंडर ये क्रिमिनल और इलीगल बन गया है। मतलब सजा भी मिलेगी? हाँ, पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना,
और ये कॉग्निसेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बाप रे, इसका इकोनॉमी पर तो बहुत तगड़ा असर पड़ा होगा। बहुत बुरा। सोर्सेज बताते हैं कि इस कड़े कदम से लगभग 2 लाख नौकरियां चली गईं 2 लाख जॉब्स और सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए के जीएसटी रेवेन्यू का नुकसान हुआ। बाप रे। 1500 से अधिक प्लेटफॉर्म्स तो ब्लॉक ही किए जा चुके हैं आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत। लेकिन स्टेट ने इतना बड़ा नुकसान उठाया क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा सोशल रीजन था। 23% युवाओं में गेमिंग की भारी लत और डिप्रेशन देखा जा रहा था। गवर्नमेंट के लिए सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी था। मैं समझता हूं कि उनका इरादा युवाओं को बचाना था, लेकिन क्या सच में लोग रुक गए? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। इसका एक साइड इफेक्ट ये हुआ है कि यूजर्स अब डार्क वेब और अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की ओर जा रहे हैं। हाँ, मैंने यूआरएल स्विचिंग के बारे में पढ़ा है। सरकार एक साइट ब्लॉक करती है, वो तुरंत नई यूआरएल पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, और बैंक बैन को बाईपास करने के लिए वो म्यूल बैंक अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं। मतलब आम गरीब लोगों के नाम पर अकाउंट खोलकर करोड़ों रुपए देश से बाहर ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर भेजे जा रहे हैं। जी। तो क्या 20,000 करोड़ का टैक्स नुकसान और पैसा देश से बाहर जाना इस बात का संकेत नहीं है कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक उसका इलाज साबित हो रहा है? कानूनों के बावजूद किसी ने दाव लगा लिया, लेकिन पैसे सीधे दूसरी पार्टी को नहीं दिए, बल्कि किसी थर्ड पार्टी यानी स्टेक होल्डर के पास जमा कर दिए। ओके। अब दाव जीतने वाले को पैसे दिए जाने से पहले अगर उस इंसान को रियलाइज होता है तो क्या वो अपने पैसे वापस मांग सकता है? मुझे तो लगता है नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इलीगली अवॉइड है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मांग सकता है। वेट, सच में? हाँ, जब तक स्टेक होल्डर ने विनर को पैसे बांटे नहीं हैं, तब तक आप अपना डिपॉजिट वापस मांग सकते हैं। अच्छा, क्योंकि पैसे अभी तक उस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसफर नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक बार पैसा बट गया तो कोर्ट आपकी कोई मदद नहीं करेगी। वाह, तो ये एक छोटी सी लीगल विंडो है। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो इंडिया के लीगल ढांचे का इवोल्यूशन काफी ड्रास्टिक रहा है। बिल्कुल। हम विक्टोरियन युग के उस अस्पष्ट रवैये से निकले हैं जहां दांव शून्य था लेकिन अवैध नहीं। हाँ, और आज 2025 में हम डिजिटल सॉवरेनिटी और सख्त क्रिमिनल कंट्रोल के युग में आ चुके हैं। राज्य अब सिर्फ एक मूक दर्शक या वो सीटी बजाने वाला रेफरी नहीं रहा। राइट। राज्य अब एक सख्त अभिभावक बन गया है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार है जो मुझे लगता है सोचना चाहिए। वो क्या? जब सरकार खुद ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है, लेकिन उसी ई स्पोर्ट में अगर कोई अपना 1 रुपया भी दांव पर लगा दे तो उसे तुरंत अपराध मान लिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में डिजिटल स्पेस में हमारे व्यक्तिगत जोखिम लेने यानी पर्सनल रिस्क टेकिंग की आज़ादी पूरी तरह से सरकार के एल्गोरिदम और एनओजीसी के नियमों के हवाले हो जाएगी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या हमने एक सेफ स्पेस बनाने के चक्कर में सुरक्षा की कीमत अपनी खुद की स्वतंत्रता से चुकाई है? इस विषय पे अपने दिमाग को दौड़ाते रहिए।